हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज है 26 फेब और आज की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर इसी के सारे एमसीक्यूज पैटर्न पे एक क्विज आपको मिल जाएगी हर डेली डेली। तो जो भी आपको डेटा यहाँ मिल रहा है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक दो दिन पुराना है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। पहली चीज 38 नेशनल गेम्स, ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो हुए है ना। अभी कौन सा नेशनल गेम हुआ बेटा? 38 नेशनल गेम्स हमारे पास हुआ है ना। अब ये 38 नेशनल गेम्स किस स्टेट ने होस्ट किया था? देखिए 37 कहाँ हुआ था? गोवा में। आपके पेपर में वो पूछा गया था, याद रखिएगा। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पुट होते ही होते हैं। तो 38 नेशनल गेम्स किस स्टेट ने होस्ट किया? तो ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये कहाँ पे हुआ बेटा? उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स होस्ट किए गए। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। वो पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट कि इस जो भी नेशनल स्पोर्ट्स हुए थे इनमें जो मेन कैटेगरीज थी उन कैटेगरीज में कौन सा मतलब स्टेट या कौन सी टीम टॉप पे थी उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इस नेशनल गेम्स के टेबल सर्वे पे नंबर 1 पे कौन था? तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, मतलब सर्विसेज मतलब इंडिया में जो वेरियस सर्विसेज है उनकी एक टीम बनती है ना, उनके प्लेयर्स की, और वो इन सारे गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें सर्विसेज ने 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रोंज, ऑल ओवर 121 मेडल जीते। ये नंबर्स इतने मैटर नहीं करते, लेकिन टॉप पर कौन था? सर्विसेज, है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद कोई स्टेट अगर बात करें तो महाराष्ट्र, देन हरियाणा, देन एमपी। टॉप 3 याद रखेंगे तो बहुत है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दो चीज आपके लिए, है ना। पहली चीज 39th जो गेम्स होगा नेशनल गेम्स वो कहाँ होगा ये आपको मुझे बताना है ना। और ये 38 जो नेशनल गेम्स था उसका मैस्कॉट क्या था ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मैस्कॉट भी बताइएगा। तो कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आप कमेंट नहीं बता पाते हैं तो कल मैं आपके साथ इसका आंसर डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन इंडिया अवार्ड। ठीक है, बीबीसी जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको बोला है ना, या किसको ये अवार्ड दिया है 2024 का। ठीक है, तो ऑप्शन है मिताली राज, पूर्णिमा देवी वर्मन, मनु भाकर और नन ऑफ दीज। तो इसमें पूर्णिमा देवी वर्मन तो आपका एक एक्टिविस्ट है तो अब चली गई, बची मिताली राज और मनु भाकर। तो मनु भाकर ने ओलंपिक्स में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया था, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है मनु भाकर। मनु भाकर को आप ऑलरेडी पहचानते होंगे, इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत के बहुत बड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2-4 पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं जो कि एग्जाम में हो सकता है पूछे जा सकें। इंडियन पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे बोला गया, किसे दिया गया? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा किस फील्ड से, किस स्पोर्ट से रिलेट करती है बेटा? शूटिंग से रिलेट करती है। देन बीबीसी एमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी, आर्करी, है ना, निशानेबाजी से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड में मिताली राज को मिला, क्रिकेट से, आप लोग को इनका नाम पता ही होगा। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर, शूटिंग से रिलेट करती हैं। ये किस खेल से संबंधित है ये भी मत भूलिएगा, याद रखिएगा। मनु भाकर शूटिंग से रिलेट करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओनली इंडियन वुमेन टू गेट प्लेस टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर 2025। टाइम्स मैगजीन में एक लौती
भारतीय महिला जो जगह बना पाई उनका नाम क्या है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस बेटा जो आपको दिए हैं वो है पूर्णिमा देवी वर्मन, शकुंतला देवी, साइना नेहवाल, कर्णम महेश्वरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका सही जवाब है पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन एक एक्टिविस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की है और जिसकी वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, सिर्फ यही अवार्ड नहीं है, और ये अपने आप में बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा पूर्णिमा देवी वर्मन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट आपको यहाँ पे बेटा ध्यान रखने जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई पूर्णिमा देवी वर्मन जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो कहाँ से बिलोंग करती? असम से। ठीक है, और टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में आने वाली इकलौती महिला है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा इनका प्रोफेशन क्या है? बायोलॉजिस्ट है, और बहुत सारे अलग अलग एनजीओ से ये जुड़ी हुई हैं। और इससे पहले ये इनको कोई पहला अवार्ड नहीं मिला है, इनको पहले नारी शिक्षा पुरस्कार मिला था 2017 में। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको ये अवार्ड दिया था। उसके बाद इनको विटले अवार्ड मिला। विटले अवार्ड जो होता है इसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है ना, सॉरी ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से कौन फेमस है? विटले अवार्ड। विटले अवार्ड इज फेमस एज अ ग्रीन ऑस्कर, और इनको 2017 में ये अवार्ड मिला। ठीक है, अभी रिसेंटली इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला, पेपर में आ चुका है, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सीडीएस में आया था। ठीक है, आपका करंट अफेयर के पार्ट से कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर क्या बेटा? पूर्णिमा देवी वर्मन दिया गया था उस टाइम पर। तो अभी देखिए पूर्णिमा देवी वर्मन का अपने आप में बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टाइम मैगजीन में इकलौती इंडियन महिला जो है वो कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाफ्टा, ब्रिटिशर्स जो अवार्ड देते हैं वो बाफ्टा होता है, जो अमेरिका से मिलता है वो ऑस्कर होता है। तो अभी बाफ्टा अवार्ड्स का पूरा कैटेगरीज आ गई, और बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फीचर फिल्म को मिला है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ओपेनहाइमर, कॉन्क्लेव, बारबी, नन ऑफ दीज। तो बेटा ओपेनहाइमर गलती से भी मत लगाइएगा, ठीक है, ये पुराना है। ठीक है, अभी नया साल आ गया तो नई चीजें आ गई हैं, तो इसका आंसर क्या है? कॉन्क्लेव, है ना। कॉन्क्लेव जो मूवी है इसको बाफ्टा बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक अपने आप में एक बढ़िया मूवी है। आप अगर देखते हैं मूवीज तो आप इसे देखिएगा, आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगी लेकिन एक एपिक मूवी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरी कैटेगरी में, बाफ्टा की कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, बेस्ट फिल्म तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्क्लेव। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी कॉन्क्लेव थी। इसके अलावा बेटा बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट ब्रूटलिस्ट के लिए, है ना। बेस्ट एक्टर भी ब्रूटलिस्ट के थे, कौन? एरियन ब्रूडी। देखिए ये एरियन ब्रूडी है, आपको दिख रहे होंगे, है ना। एरियन ब्रूडी, ब्रूटलिस्ट आपकी एक मूवी आई है, और उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन एनोरा के लिए, ये आपकी माइकी मेडिसन है ना। फोटोज इसलिए लगा दी ताकि आपको देख के थोड़ा अच्छा लगे और याद हो जाए जल्दी। ठीक है, और सबसे ज्यादा अवार्ड ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव को ही मिला बेटा। कितने मिले? 4 अवार्ड्स। ठीक है, तो बाफ्टा की एक छोटी सी समरी है, इनको याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस अक्सर बेटा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे भूलिएगा नहीं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो यूजुअली इंडिया और किस दूसरे देश के बीच में होती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो आई थिंक कि आप में से ज्यादातर बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ और भी पहलुओं को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो धर्म गार्जियन, a joint military exercise will held between which nation? इंडिया फ्रांस, इंडिया इजिप्ट, इंडिया जापान, इंडिया यूएई। तो बेटा इसका आंसर क्या है? इंडिया एंड यूएई, सॉरी इंडिया एंड जापान। ठीक, इसका सही आंसर क्या है बेटा? इंडिया एंड जापान। ठीक, अब धर्म गार्जियन की बात करें तो ये कौन सा एडिशन है? ठीक, और ये कहां पर हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, धर्म गार्जियन लास्ट टाइम जो हुआ था वो कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। इस टाइम कहां हुआ? इस टाइम हुआ आपका जापान में। जापान में ईस्ट फूजी
ट्रेनिंग एरिया है वहाँ पर हुआ, और ये जो है ये 6th एडिशन है जो कि 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच में चलेगी। तो अभी रिसेंटली ये चल रही है ना। और ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच है। कहाँ पर हो रही बेटा? जापान में हो रही है। और इसका पहला एडिशन कब हुआ था? 2018 में। कहाँ हुआ था? इंडिया, राजस्थान में। तो आपका जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन, है ना, किन किन देशों के बीच में कौन सा एडिशन है, पहला कहाँ हुआ था, है ना, करंट कहाँ पे हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बेटा पुट होते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको तैयार हैं तो आप पेपर में कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन एशियन विंटर गेम्स। देखिए अभी एशियन विंटर गेम खत्म हुए हैं, थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियंस विंटर गेम्स जो होते हैं हर 4-4 साल में होते हैं, है ना। तो एशियन विंटर गेम में इंडिया ने कितने मेडल पाए? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 2015। तो अभी देखिए बड़ा सिंपल सा होता है कि कभी कभी आपको ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो फिगर द ऑड वन आउट से आप क्लियर कर सकते हैं। 0 एक अजीब अटपटा नंबर दिख रहा है और यही यहाँ पर इसका आंसर है। इंडिया को इस एशियन विंटर गेम में बेटा एक भी मेडल नहीं मिले, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। अब इस विंटर गेम से रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या पॉइंट है? ठीक है, पहला ये हुआ कहाँ? ये हुआ आपका चाइना में। चाइना में कहा? हर्बिन में। कहाँ हुआ बेटा? चाइना में, हर्बिन में। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन था? ये आपका 9th एडिशन है। ठीक है, हर्बिन चाइना में हुआ। इंडिया के कितने एथलीट गए थे? 59। इंडिया ने कितने मेडल जीते? 0। पहला एडिशन कहाँ हुआ था? 1986 जापान में। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ये इसकी टैली है। इस पूरे एशियन गेम में, एशियन विंटर गेम में नंबर 1 मेडल टैली पे कौन सा कंट्री थी? चाइना। चाइना नंबर 1 पे थी, इसे ध्यान रखिएगा। नंबर 1 रैंक पर आपकी चाइना थी, इसे भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट हैज बौद्धिज्म बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिलीजन ऑप्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो भाई ये जो रिलीजन है बौद्धिज्म, ये किस स्टेट में जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसके लोकल फॉर्म्स को, तो वहां पर रिलीजन के कॉलम में ये भी मेंशन होता है। नॉर्मली हमारे जो फॉर्म्स होते हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह के कॉलम्स होते हैं, बट ऐसा कौन सा स्टेट है जहां ने जिसने एक और कॉलम बनाया है और जहां पे बौद्धिज्म नाम का एक रिलीजन ऐड किया है? तो बेटा वो स्टेट कौन सा है? असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका आंसर क्या है? असम। असम की एक ट्राइब है बोडो ट्राइब, है ना, और असम के प्लेन में पाए जाने वाली वहां की ये सबसे बड़ी ट्राइब होती है। और उन्हीं की बोडो ट्राइब का जो रिलीजन है उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉलम असम ने अभी फॉर्म में बना दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, बौद्धिज्म जो आपका रिलीजन है वो किस स्टेट में फॉलो होता है या कौन सी ट्राइब करती है? ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पुट हो सकते हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो उसमें एकदम क्लियर रहिएगा बच्चों। ठीक है, ये ट्राइब्स कुछ इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है ना। नॉर्मली वो हम ही लोग के जैसे हैं, बट जब वो अपने कल्चरल इवेंट्स करते हैं तो वो कुछ अलग अलग तरीके से लगते हैं, है ना। तो ये जो रिलीजन है इसको फॉलो करने वाले जो फॉलोवर होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? बोडोज, है ना। इसके अलावा ये मेन ट्राइब कहाँ की है? असम की। और ये नेचर फ्रेंडली जितने भी ये ट्राइब्स होती हैं नॉर्मली ये नेचर, प्रकृति की वर्शिप करती है ना। और जितने भी जंगल होते हैं उनको पूजती है, उनको भगवान मानती। उनके लिए जो भी भगवान है वो कौन है? जंगल और जंगल की चीजें, है ना। और अपने जो पूर्वज की जो भी प्रैक्टिसेस होती है, एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस होते हैं, उनको ये प्रैक्टिस करती है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मली जो ट्राइब्स होती है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका लैंड। और हमेशा किसी भी जगह पर कोई भी ट्राइब आपको मिलेगी तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही मिलेगी, याद रखिएगा, पर्यावरण के अनुकूल काम करने वाली। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इनॉर्ग्रेटेड? तो अभी रिसेंटली इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल
कहां पर इनॉर्गेट किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पूछने के बेटा दो तरीके हैं, कहां पे इनॉर्गेट किया गया, और दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन पुट हो सकता है वो ये है कि किस वाटरवे पे किया गया, है ना। आपको यहां पर चार ऑप्शन दे सकता है, NW1 नेशनल वाटरवे 1, NW2 ठीक है नेशनल वाटरवे 2, NW3, NW4, है ना। तो ये क्वेश्चन को दो तरीके से पुट कर सकता है एक ही क्वेश्चन में, बस वेयर की जगह पर विच वाटरवे, नेशनल वाटरवे पे, तो 1 2 3 4 ऐसा। तो यहां पर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहां पे इनॉर्गेट हुआ, असम में। असम में कौन से वाटरवे पे, NW2 पे। देखिए इंडिया में नेशनल वाटरवे ज्यादा है नहीं, इनलैंड वाटरवे बहुत ही लिमिटेड है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 3 साल में इन वाटरवे की क्वांटिटीज लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनिशियली हमारे पास 5 नेशनल वाटरवे थे, लेकिन आज के टाइम में ये दर्जन भर से ज्यादा हो गए, तो इनको ध्यान रखिएगा। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा है, NW1, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। जैसे नेशनल हाईवे होता है इसी तरह से नेशनल वाटरवे है, ठीक है। और ये किस रिवर पे है, ये तो आपका गंगा रिवर पे है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। गंगा, भागीरथी, हुगली जो भी आपको दे दे वो सब सही है, या तीनों दे दे तीनों को ले लेना, है ना। NW2 जो है ये नेशनल वाटरवे किस स्टेट में बेटा, असम में। असम की जो मेजर रिवर है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो आपका वाटरवे है वो किस रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियों में आती है ना। इंडिया में 3 मेजर रिवर है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। बट इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी बेटा, गंगा। तो ब्रह्मपुत्र जो होती है बहुत ही छोटे एरिया को इंडिया में कवर करती है, और उस छोटे से एरिया में ही ये बहुत बाढ़ लेके आती है, बहुत फ्लड लाती है, और उसी पर ही ये वाटरवे कंस्ट्रक्ट किया गया है, NW2, ठीक है, दुबरी से सादिया के बीच में, ठीक है। अब देखिए इस इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल कहाँ पे इनॉर्गेट किया गया, असम में, ठीक है। और हमारे मिनिस्टर्स ने आके इनको इनॉर्गेट किया था, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो NW2 ब्रह्मपुत्र ऑलरेडी बता चुका हूं। इस टर्मिनल को खोलने की मेन वजह क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग ट्रांसिट टाइम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंप्रूविंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी कनेक्टिविटी है बेटा वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रैवलिंग कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए वाटरवेज के बहुत सारे टर्मिनल्स डेवलप करना शुरू किए हैं। उन्हीं में एक ये भी है ना। कनेक्टिविटी अच्छी होगी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम नेशंस की बात करते हैं तो वो एक बड़े इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर है ना। वो चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है ना। इनफैक्ट नेपाल के साथ भी बनाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री पर है, जो कि हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बीन एस्टैब्लिश। तो इंडिया में पहला जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक मतलब बायोलॉजिकल बैंक कहां पर स्टैब्लिश किया गया, मतलब जहां पर जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके जीन्स, उनके जो भी DNA है उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। ऐसे बैंक कहां पर स्टैब्लिश किए गए, पहला किसी जू के अंदर, ठीक है। ऑप्शन है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है ये है पद्मजा नायडू, है ना। पद्मजा नायडू काफी न्यूज में भी रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल जो पार्क है ये आपके किस स्टेट में। तो नायडू सुन के तुम तमिलनाडु मत लगा देना, ठीक है। ये कहां पर है, ये है आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और पद्मजा नायडू अपने आप में इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ रेड पांडा। ये फेमस किस लिए बेटा, रेड पांडा के लिए, है ना। इंडिया में रेड पांडा का कंजर्वेशन कहां पे हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली 2 रेड पांडा
क्रिसमस में हमने नीदरलैंड से लिए थे, है ना। नीदरलैंड ने इंडिया को 2 रेड पांडा 25 दिसंबर 2024 को गिफ्ट किए थे, ठीक है। ये पुरानी अपडेट है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। वो 2 पांडा कहाँ पर आए थे? दार्जिलिंग में आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा मत, ठीक है। इसी के साथ जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा जू है, याद रखिएगा। इंडिया का सबसे बड़ा जू बेटा कहाँ पर है? कोलकाता, ठीक है। अलीपुर कोलकाता में इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। लेकिन ये जो है ये अलग पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पद्मनाभ नायडू के बारे में अगर हम बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1957 में, है ना। फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं तो फैक्ट्स को भूलिएगा मत। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है उसकी तरफ फोकस करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल, है ना। सागर कवच नाम की जो कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है वो किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने मेनली शुरू किया है, मतलब कंडक्ट करवाया है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑप्शंस क्या है? बीएसएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ, है ना। 4 ऑप्शन है बेटा हमारे पास। इसमें अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मेनली इसे क्या किया है? कंडक्ट करवाया है ना। अब इसके बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। देखिए सागर कवच जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसको कंडक्ट कराया है। इसका मेन एम क्या था? ठीक है, हर जो भी एक्सरसाइज होती है उसका कोई ना कोई एम होता है। तो इसका एम है एनहांसिंग कोस्टल सिक्योरिटी, है ना। जो कोस्ट के एरिया है, हमारा इंडिया का कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। देखिए आपका ये वेस्ट कोस्ट इधर से होते हुए ये पूरा ईस्ट कोस्ट, ये पूरा कोस्टल एरिया है, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट। और कोस्टल एरिया पे कितने स्टेट है बेटा? 9 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 9 स्टेट्स की कोस्टल सिक्योरिटी देखना और वहाँ के कोस्ट एरिया में जितनी भी खनन या माइनिंग या अलग अलग तरह की एनिमल ट्रैफिकिंग हो रही उसको प्रिवेंट करना इनका मेन मोटिव है ना। जैसे हाईजैकिंग या स्मगलिंग या अलग अलग तरह के जो इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं उनके पार्ट्स को स्मगल किया जाता है तो उसको रोकना, ठीक है। वो सब इंडियन कोस्ट गार्ड इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है कि हम किस तरह से इसे रोक सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अलावा और भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। कौन सी? इंडियन नेवी भी इसमें इन्वॉल्व है, बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी है और लोकल पुलिस भी है। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इंडियन कोस्ट गार्ड इन सब से क्या ले सकता है? मदद ले सकता है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें बेटा तो ये 1977 और 78 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कभी भी क्वेश्चन आता है कि आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो क्या पर है? न्यू दिल्ली, ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अच्छे से करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को यूट्यूब पे एक बार देखने के बाद आप टेलीग्राम पर आकर इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में भी और साथ ही साथ क्विज के फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह फिर से कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ।